हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीटेड जो कि फरवरी में होने वाला है उसके लिए आप ये हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पहला ऑप्शन, विशेष बच्चे सदैव अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। डी है, विशेष बच्चों को वंचितों और आश्रित के रूप में देखा जाता है। नंबर 4 है, सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो जो एक समावेशी कक्षा होती है उसकी विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच होती है और वे कक्षा में क्रियाशील रहते हैं, क्रिया में शामिल रहते हैं। तो ये समावेशी कक्षा की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो आलोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न होते हैं, ये बच्चों से पूछने का उद्देश्य क्या होता है? देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है, विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। दूसरा है, विद्यार्थियों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 3 है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 4 है, विद्यार्थियों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है, जिससे बच्चे में उच्च स्तरीय सोच का विकास हो और समस्या समाधान का कौशल का विकसित हो। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सामाजिक रचनावादी हैं उनके अनुसार जो अधिगम की प्रक्रिया है उसके बारे में कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। दूसरा है, अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। तीसरा है, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो ऑप्शन नंबर 4 है, अधिगम जो होता है वो अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे कुछ सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उससे जो वो गेन करते हैं वही अधिगम की प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे संख्याओं की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है, किस्मत। 2, कार्य कठिनाई। तीसरा है, कोशिश में कमी या योग्यता का अभाव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, योग्यता का अभाव, उसने कहा, अवि कहता है कि मुझे संख्याओं की समझ नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, योग्यता का अभाव, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? यहाँ पर जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूर्णतः असंबंधित हो। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के लिए काम प्रदान करना। तीसरा है, विद्यार्थियों को कोई सहायता नहीं देना, उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थियों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सकें। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है, सबसे कन्वीनियंट है, विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करता है।
ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है। ये सभी ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर जो शिक्षक एक सुविधा जो समावेशी कक्षा होगी, प्रगतिशील शिक्षा है, वहां पर जो शिक्षक का कार्य है वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। ऑप्शन है सभी लोग, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है उसको देख लेते हैं। सभी लोग विश्व को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अगला ऑप्शन है बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। 4 है बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि की अवधारणा दी है उसका सार ये है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। सभी के पास एक जैसी बुद्धि नहीं होती, सभी की सोचने की, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिया आधारित, छवि आधारित या संकेत आधारित। अगला है छवि आधारित, संकेत आधारित या क्रिया आधारित। अगला है संकेत आधारित, क्रिया आधारित या छवि आधारित। अगला है संकेत आधारित, छवि आधारित या क्रिया आधारित। तो जो अवधारणा के निरूपण का एक क्रम बताना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है क्रिया आधारित, उसके बाद छवि आधारित, उसके बाद संकेत आधारित, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास एक असतत प्रक्रिया है, गलत है, सही कथन बताना है। अगला है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, मतलब सीधे विकास नहीं होता, सर्पिलाकार होता है, कुछ इस प्रकार से। अगला है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। अगला है विकास के विभिन्न पहलू परस्पर स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है विकास चक्रीय होते हैं, रैखिक नहीं, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है उसमें जो बच्चे होते हैं वो स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं या नियंत्रित करते हैं, देख लेते हैं। पहला है अनुकूलन प्रक्रियाओं द्वारा, दूसरा है आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, तीसरा है संतुलीकरण प्रक्रिया द्वारा, चौथा है स्वयं के पुनर्बलन के उपयोग से। तो जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसमें आत्मवाक या निजवाक भी बोल सकते हैं इसको। अगर ऐसा कोई शब्द आपको ऑप्शन में मिलता है तो बिल्कुल सही होगा। लेव वाइगोत्स्की ने निजवाक अर्थात आत्मवाक को प्राथमिकता दी है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है वीडियो दिखाना, तीसरा है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना और चौथा है निर्देशित खोज। तो यहाँ पर कार्य क्या है, बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निर्देशित खोज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक अधिगम के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। कौन सी सार्थक अधिगम के लिए एक प्रभावी, तो जो निगेटिव है वो बताना है सार्थक अधिगम के बारे में। रटन या व दोहराव, स्मृति सहायक विधियां, 3 संकल्पना चित्रण, विस्तृत दोहराव। तो यहाँ पर जो रटन या दोहराव है इसको बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन नंबर 1, मतलब जो यहाँ पर सही है, सॉरी जो गलत है वही सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। निगेटिव ऑप्शन चुनना है। पहला है यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। निगेटिव बताना है तो निगेटिव को ध्यान रखेंगे।
दूसरा है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तथ्यात्मक कुछ तथ्य दिए होंगे जिनको रट लेना, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है इसमें सूचना के विश्लेषण, विश्लेषण है इसका मतलब खोज है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये सही हो जाएगा। चौथा है यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान, ऐसा कोई ऑप्शन में शब्द अगर मिलता है तो वो बिल्कुल सही होगा, कौशल को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर निगेटिव बताना था, तो जो गलत है वही सही है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रायः अधिगम की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है। पहला है नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, ये नहीं होगा। अगला है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। अगला है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम की अक्षमता और कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या लक्षण होते हैं, एक जैसे दिखाई देने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, मतलब पढ़ने में उनको समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम आयु से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, प्रायः उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, यह क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। निगमनात्मक अवधि, दूसरा है सहज काल, तीसरा मूल काल या संवेदनशील अवधि। जो ऑप्शन नंबर 4 है संवेदनशील अवधि, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित पहले से बनाए हुए सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। जो पहले से बनी प्रथाएं हैं वो क्या कहलाएंगे जेंडर के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा है जेंडर भेदभाव, तीसरा है जेंडर पहचान और चौथा है जेंडर प्रारूप। तो जो पहले से ही कुछ प्रथाएं बना दी गई वो संबंधित होते हैं जेंडर रूढ़िवादिता से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो बच्चों में वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है मात्रात्मक परिवर्तन, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा गुणात्मक, तीसरा भावात्मक और संज्ञानात्मक, ये सभी आपके विकास के पहलू हैं। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये वृद्धि से संबंधित है, मात्रात्मक। जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रगतिशील विद्यार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रगतिशील विद्यार्थी, पहला प्रगतिशील विद्यार्थी अधिगम अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। दूसरा प्रगतिशील विद्यार्थी निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रगतिशील विद्यार्थी सदैव खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में यहाँ पर प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील विद्यार्थी जो होते हैं अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसको देख लेते हैं। पहला है इसमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला वर्गीकरण और क्रमबद्धता आ जाती है। दूसरा संरक्षण और अमूर्त चिंतन, तीसरा नकल और प्रतिवर्तिता, चौथा प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो यहाँ पर जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक जिसको कहते हैं, यह इसमें प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, जैसे किसी कार को बच्चा कागज से बने हुए किसी बॉक्स की तरह उसको दर्शा सकता है, उसको बता सकता है। तो ये क्या हो गया प्रतीकात्मक। जैसे छड़ी को वो एक तलवार की तरह यूज कर सकता है, उसको दिखा सकता है। तो ये प्रतीकात्मक खेल और जीववाद की पहचान है।